Hello everyone. I'm Dr. Omkar Sangita Sonone from Team AFMG, and today we are really glad to have with us Dr. Manjeet, who has successfully cleared his FMG exam in this December 2021 session. I would first of all like to wholeheartedly congratulate Dr. Manjeet on his success, and today we will be finding some answers to the questions that our students had regarding the preparations for FMG exam and how should they approach the FMG preparations now. So मुझे पता है that you would be euphoric right now, but then also एक सवाल पूछना बनता है कि how does it feel now? कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू एफएमजी सर। एंड मेन सर कि अभी हाल में थोड़ा सा बोझ कम सा लग रहा है। पहले बहुत ज्यादा प्रेशर था कि निकालना भी बहुत जरूरी था, पर अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आउट ऑफ वर्ल्ड, जैसे बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। Great. I can understand and can totally relate to it. यस सर। So now I would like you to introduce yourself. यूनिवर्सिटी का नाम भी बताना and also mention कि कहाँ से किया है वगैरह all that. यस सर, माय सेल्फ डॉक्टर मंजीत सर, फ्रॉम स्टडी फ्रॉम ग्रेजुएट फ्रॉम गोजू मेडिकल यूनिवर्सिटी, चाइना से। Great. So then now ये पूछना चाहूंगा कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस बार का एग्जाम पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था या बहुत दिक्कत आ रही थी. So what do you think? What is your perception कि एग्जाम पैटर्न किस तरह का था इस बार? इस टाइम जैसे कि सर हर बार एग्जाम पैटर्न तो सर चेंज ही रहता है कि कभी कभी क्लिनिकल और कभी कभी मिक्स्ड पैटर्न, कि वन लाइनर भी और क्लिनिकल भी। पर इस टाइम सर मिक्स था कि वन लाइनर भी और क्लिनिकल भी, ना ज्यादा डिफिकल्ट और ना ज्यादा कि भाई सिंपल वे में देखे तो कि अप्रोक्सीमेट हाँ कि कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है बस। राइट. So यही बोलना चाहते हो कि लाइक मॉडरेट एग्जाम था, हाँ हाँ हाँ। एवरेज स्टूडेंट भी अगर मेहनत करे तो यस आराम से क्रॉस कर सकता है. यस सर। राइट. यस यस। तो वही है, बस वन लाइनर्स ही थे शायद. हाँ हाँ। जस्ट आस्क्ड इन अ क्लिनिकल पैटर्न. दैट्स इट. यस यस। ठीक है. सो अभी माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर मंजीत इज कि क्या बताना चाहोगे, व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर योर एफएमजी प्रिपरेशंस? कैसे स्टार्ट किया था? व्हाट डिड यू डू फर्स्ट? सर जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि सेल्फ स्टडी, पहले से मैंने सेल्फ स्टडी किया था स्टार्टिंग से ही, कि मैं जैसे स्टार्टिंग में 8 से 10 घंटे में पढ़ता था स्टार्टिंग में। ओके. और साथ के साथ जैसे कुछ सब्जेक्ट मेरे को समझ में नहीं आते थे तो मैंने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लगाए सर, जैसे एफएमजी से मैंने कुछ सब्जेक्ट लगाए थे सर। और कुछ चैंटिंग आपकी जैसे वीडियो देखी यूट्यूब से, चैंटिंग में भी तो मेरे को हेल्प मिली थी कि कुछ चीजें जो समझ में नहीं आती थी मेरे को, तो मैं वहां से भी देखता था। और साथ साथ में एमसीक्यू, जैसे स्टार्टिंग में मैं 50 से 100 एमसीक्यू लगाता था स्टार्टिंग से। और धीरे धीरे करके जब लास्ट के 2 महीने रह गए थे तो जो एमसीक्यू थे मेरे, तो मैं 100 से 150 तक पहुंचता था कि हाँ एक दिन में 100 से 150 एमसीक्यू ऐसे से मेरे को करना है। तो इस तरीके से, और मैं टेस्ट देता था, टाइम टू टाइम मैं टेस्ट वगैरह देता रहता था, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि इस तरीके से मैं करता था तैयारी। ठीक है. सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि तुमने एएफएमजी के टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी. सो यस। लाइक व्हाट डू यू थिंक कि एमसीक्यूज और टेस्ट सॉल्व करना कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, और कब से स्टार्ट करना चाहिए, और देन हाउ डिड एएफएमजी टेस्ट सीरीज हेल्प यू इन इट? सर ईएफएमजी टेस्ट सीरीज सर बहुत वेरी वेरी यूजफुल है सर, क्योंकि हमको क्या है कि हम पढ़ते सब है सर, स्टार्टिंग से ही सब पढ़ते हैं। और मेन क्या है कि स्टार्टिंग से कोई क्वेश्चन नहीं लगाता है कि सिर्फ स्टार्टिंग पे सब के सब थ्योरी थ्योरी थ्योरी। पर मेरा जो अपना मानना है कि सर स्टार्टिंग से हमको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, चाहे 10 से 20 करो या 30 से 40 करो, पर करनी ही चाहिए, क्योंकि सर एग्जाम में हमको एमसीक्यू ही लगाना है। तो स्टार्टिंग से ही एमसीक्यू प्लस में थ्योरी साथ साथ हमको ही करना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू अपने अपने ही हिसाब से उसको बढ़ाना चाहिए कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, पर स्टार्टिंग से ही करना चाहिए सर। और एमसीक्यू सर स्टार्टिंग जैसे एएफएमजी के सर ये था कि डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन लगे थे कि हाँ इसमें से कुछ क्वेश्चन लग रहे हैं, बहुत ही हेल्प मिली क्वेश्चन सीरीज से, मॉक टेस्ट से। ग्रेट. सो यही इंपॉर्टेंट बात है, लाइक मोस्ट ऑफ अस टेंड टू मिस दिस आउट कि क्वेश्चंस जो है वो स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना बहुत जरूरी है. अलोंग विथ योर लाइक रीडिंग्स यू आल्सो नीड टू सॉल्व एमसीक्यूज एट द सेम टाइम. इम्पॉर्टेंट यही बात है, क्योंकि जब तक तैरना नहीं, लाइक जब तक स्विमिंग पूल में कूदोगे नहीं तब तक तैरना नहीं सीखोगे. तो यस सर। फाइनली वो तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी टाइम.
यस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बहुत बार सबसे सुनते हैं हम कि रिवीजन रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यस तो यस तुम्हारा प्लान क्या था? व्हाट वाज योर प्लान फॉर रिवीजन? एंड लाइक बहुत सारे प्रोग्राम्स है, तो हाउ डिड यू चूज एएफएमजी फॉर द रिवीजन? सर, जैसे कि रिवीजन तो हर जगह, कोई रैपिड रिवीजन है, प्रेप लैडर है, हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से रिवीजन है। पर राइट। मेन सर ये था कि पहले हमने खुद से ही कि कितनी हमारी प्रिपरेशन है, किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन है। ट्रू। पर लास्ट टाइम जैसे मेरे को लग रहा था कि मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी है, पर लास्ट टाइम जैसे कि एएफएमजी से सबसे बेस्ट पॉइंट ये था कि हम्म। क्यूआरएस एएफएमजी का सबसे मेन पॉइंट था। और टीचर की हेल्प, जैसे कि डॉक्टर आप सर, ओमकार सर हैं, और मुकेश सर है, विकास सर है, तो इन्होंने सर बहुत मोटिवेट किया है, और इनसे मेरे को बहुत हेल्प मिली है। और क्यूआरएस से अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 क्वेश्चन मेरे को लगे हैं कि सीधा मेरे से सोल्व हो चुके थे वहीं से, क्यूआरएस पे सर, इमेज बेस से और क्यूआरएस से, कि वहां से मेरे को क्वेश्चन लग गए थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। कि हाँ, मेरे को लगा कि मैंने जो क्यूआरएस लिया वहां से बहुत हेल्पफुल ही रहा। मेन थिंग्स जो थी वो वही थी सर। ग्रेट ग्रेट। सो लाइक व्हाट डू यू थिंक कि मतलब अब तुमने क्यूआरएस के बारे में बता दिया हमें, सो डू यू थिंक कि लाइक पहले से ही स्टार्टिंग से अगर करते तो ज्यादा फायदा होता, या एज सच यू विल रेकमेंड टू समवन? यस सर, मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर जैसे कोई स्टार्टिंग, जैसे कि कोई रुक जाता 140 पे या 130 पे, तो उसको लगता है कि मैं खुद से ही पढ़ लेता हूँ एक बार। पर सबसे मेन है कि हमको खुद से पता रहता है कि मेरे को कितना आता है। ट्रू तो बेटर यही है, अगर कोचिंग लगाएंगे तो खराब तो होगा नहीं सर। ठीक ट्रू। है, कोचिंग लगाना भी अच्छा ही है। अगर बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, वो खुद से ये देखना कि हम पढ़ाने वाला भी सबके सब टीचर सेम ही, कोर्स भी सेम है। मेन है कि अपना ये विश्वास होना कि कोई मेंटर हो, एक तो मेंटर होना चाहिए साथ में, कोई टीचर हो या कोई दोस्त हो, एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। ताकि हमको ये पता चल जाए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम उसको बताएं कि सर हमारी, कि हमको हमारी वीकनेस ये है, हमको इस एरिया में दिक्कत है। तो कोचिंग अगर नहीं आता, स्टार्टिंग से कोचिंग लेना कोई बुराई नहीं सर, स्टार्टिंग से ही कोचिंग ले लेनी ही चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही है सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, लाइक इट्स अ लॉन्ग जर्नी एज वी ऑल नो। ठीक है, यस सर। तो बीच में आके कोई ट्रैक लूज कर देता है, बहुत बार होता है कि सोर्स बदल देते हैं हम लोग, हाँ हाँ या हाँ। फिर बहुत गलतियां हो जाती है, या इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। तो यस सर। कौन सी ऐसी चीजें थी जिसने तुम्हें मोटिवेटेड रखा, या फिर जिससे लगा कि तुम ट्रैक पे रहे? तो सर सबसे पहले तो, अगर क्या कि मेरा मोटिवेटेड था, यही था कि अगर मेरे को लगता कि हाँ मैं ट्रैक से उतर रहा हूँ एक तरह से, तो पहले मैं पेरेंट्स से बात करता था कि हाँ, पहले घर पे बात करता मैं मम्मी पापा से कि ये दिक्कत आ रही है। और दूसरा सर, कि जैसे कि मेंटर वाली बात बोली मैंने, कि कोई एक ऐसा टीचर बना लो कि जिससे अपनी सारी बातें आप बता सको कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है। और फिर सर चीज ये भी है कि कि मेन प्रॉब्लम ये है कि भगवान सबसे बड़े भगवान भी है, भगवान कभी नहीं भूलना चाहिए। सबसे मेन ये है कि अपना टाइम से प्रार्थना करते रहो, और एक जो रूट बना रखा है, रूट से हिलो ही मत। जो कोई कुछ कहा है कि ये ऐसा वो कर ले, वहां ये कर ले, ये कर ले, जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो। ठीक है, जो राइट। आप कर रहे हो ना वो सही ही कर रहे हो, गलत नहीं है। इतने आप 5 महीने से मेहनत कर रहे हो ना, सही ही कर, बस उसी पे टिके रहो। किसी की मत कोई क्या कह रहा है, क्या लिखता है, जिसको आप मानते हो उसी की सुनो, क्योंकि वो आपको बात है। और हम सोचते हैं कि डीमोटिवेट हो, चलो कुछ देख के हम अच्छी वीडियो देख लेते हैं। अगर हम एक वीडियो देखने लग जाते हैं, उस चक्कर में हम बहुत सारी वीडियो देखने लग जाते हैं। तो इस चक्कर में मूवी भी देख लेते हैं, कोई एपिसोड देख लेते हैं। तो इस चीज से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई वीडियो मोटिवेटेड भी नहीं करेगी। अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फैमिली या कोई टीचर हो उससे बात कर लो, मेन है ये सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू टेंड टू गेट डेविएटेड बाय दिस कि चलो यार वो बंदा वो फॉलो कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं। सो यू नीड टू ट्रस्ट योर गट, यू नीड टू ट्रस्ट व्हाट यू आर डूइंग, एंड एक फैकल्टीज को ट्रस्ट करो, इंस्टीट्यूट को ट्रस्ट करो, एंड कीप ऑन मूविंग विद द सेम थिंग टिल द एंड। वही तुम्हें मतलब पार लगाएंगे डेफिनेटली। इसके अलावा इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू टोल्ड कि मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने पेरेंट्स से बात कर लो, उनसे बेहतर मोटिवेशन और कहीं से नहीं मिल सकता। यस। राइट। आई टोटली अग्री विथ यू ऑन दिस।
कि डेफिनेटली अगर बाहर बात करने जाता है तो somebody would be anxious, nervous about the exam, तो उसका मे बी वो नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे भी हो जाए. So things happen totally, right? Then my next question to you is, बहुत लोगों को ये जानना है कि लाइक लास्ट 10 to 15 डेज में ऐसा क्या करना होता है कि जिससे वो मेन डिफरेंस जो है वो आता है, बिकॉज एवरीबडी स्टडीज फॉर दोस लाइक लाइक 4.5 months ऑलमोस्ट, बट लास्ट के जो 10-15 डेज होते हैं दोज टोटली मैटर, बिकॉज लाइक अकॉर्डिंग टू मी द एग्जाम मेनली टेस्ट योर पेशेंस और लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड. सो उसके लिए क्या करना होता है? सर जैसे कि एग्जाम पैटर्न तो हमको पता नहीं होता कि इसमें किस टाइप का एग्जाम आ रहा है, हर बार चेंजेस होते हैं एग्जाम पैटर्न में, और इक्वली जो 19 सब्जेक्ट हैं सबको एफर्ट देना चाहिए, सबको पढ़ो एक बार और समझो एक बार, ठीक है। और उसमें से अभी हाल में पहले बात तो ये कि सर फर्स्ट जो पैरा क्लिनिकल है और क्लिनिकल सब्जेक्ट है, दोनों में से ही क्लिनिकल क्वेश्चन जो बन के आ रहे हैं और वन लाइनर भी आ रहे हैं सर। तो इसमें जो लास्ट के 10 डेज है उसमें एक तो आपका मेन मेन जो चीज है वो शेड्यूल, तो उसको जो 10 डेज का जो शेड्यूल है वो होना चाहिए आपका, जैसे सुबह 9 से 12 और 2 से 4, जैसे हम एग्जाम देते हैं मेन एफएमजी का एग्जाम देते हैं उस तरह का शेड्यूल होना ही चाहिए। उससे क्या है कि एक तो कंसंट्रेशन बनेगी आपकी 10 दिन में, कंसंट्रेशन बनेगी कि हम किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं और क्या हम क्वेश्चन लगाएंगे, कि जैसे कि अगर हम 9 से 12 और 2 से 4:30 पढ़ते हैं तो इस टाइम पे हमारा क्या माइंड अलग से ही काम करेगा एक तरह से, और हमको एग्जाम में नींद भी नहीं आएगी। जब हम मेन एग्जाम में देंगे तो इसमें नींद भी नहीं आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि भैया मैं क्वेश्चन लगा रहा था मेरे को नींद आती है, आलस आता है, तो ये भी नहीं आएगा एक तरह से देखिए तो। और इन 10 to 15 डेज में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे ही फोकस करना चाहिए, एमसीक्यू सॉल्विंग, एमसीक्यू एंड मॉक टेस्ट। जैसे कोई भी आपने फैकल्टी की ज्वाइन की है, एफएमजी की है, या फिर कोई भी टेस्ट की है, उस पर ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू। और जो मेन सब्जेक्ट है जैसे पीएसएम है, सर्जरी है और मेडिसिन है, तो वहां पे या तो आप क्यूआरएस ज्वाइन कर लो या फिर कोई चैंटिंग, या फिर जो आपको लगे कि हाँ ये वीक सब्जेक्ट लग रहा है, जो मेन सब्जेक्ट है वो वीक लग रहा है, तो वहां से फटाफट उसके एमसीक्यू एंड ये चैंटिंग वगैरह या फिर रिकॉल क्वेश्चन। और एक सर इम्पोर्टेंट थिंग्स है रिकॉल, रिकॉल क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, उसके बिना से जैसे कि हर बार कुछ ना कुछ रिपीट होता ही होता है। और सर लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो मेन है, और तरीका कि कैसे एमसीक्यू को सोल्व करना चाहिए, क्योंकि सर पढ़ते सब है, हर कोई पढ़ता है, सिर्फ अगर कोई रह जाता है तो वो सिर्फ किस में रहता है कि एमसीक्यू सोल्व करने का तरीका नहीं होता है बस। राइट, तो ये सब चीजें सीखनी बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट। लास्ट 10 to 15 डेज को बहुत अच्छे से सम अप किया तुमने। लाइक दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि अपना स्केड्यूल जो बनाया है वो अच्छे से फॉलो करो। एग्जाम टाइम जो होता है उसमें तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए एंड यू शुड नॉट फॉलो स्लीप, तो अपना स्केड्यूल उस हिसाब से बना दो। सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड यही ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, ये बच्चे भूल जाते हैं यूजुअली। Then my last question to you, Manjeet, is like, what advice would you like to give to all the upcoming FMG aspirants? बहुत लोग हैं, तुम्हारे दोस्त है, जूनियर्स है, तो उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर मेरी एडवाइस सर यही रहेगी कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई रह भी जाता है, कोई 1 नंबर से, कोई 30 नंबर से, कोई 20 नंबर से, तो उनको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले रिजल्ट आने के बाद उनको लगता है कि हाँ मैं रह गया, तो उनको 3 से 4 दिन बाद वापिस जब वो जो जहाँ थे पहले वहीं पे चले जाना चाहिए, स्टार्टिंग से ही दोबारा से तैयारी कर देनी चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए, 1 महीना 2 महीने बाद जाने से पहले। तो स्टार्टिंग से ही उनको प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि मेरी पढ़ाई मतलब कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनको कोई भी फैकल्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और ऑनलाइन आजकल सब ऑनलाइन प्रेप जो भी चला हुआ प्लेटफॉर्म चला हुआ है, तो सर ऑनलाइन भी जब भी काम आता है तब हमको कुछ चीजें पता होती है कि तब हमने कॉलेज में पढ़ा हुआ है, हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो बेटर यही है कि अगर आपके पास कोचिंग है, कोचिंग पे जा रहे हो आप, तो बेटर है कि कोचिंग पे ही जो फैकल्टी है वहीं पे रहो, दूसरी फैकल्टी को ना देखो, क्योंकि जो कोचिंग वाले हैं वो वही चीजें कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाली है। तो को अपनी फैकल्टी पे ट्रस्ट करो, और जो जहाँ पे लगे सबसे मेन एमसीक्यू पे
अपना कंसेप्ट क्लियर और एमसीक्यू साथ साथ में। जैसे आज आपने एनाटॉमी पढ़ी है तो आज ही एनाटॉमी के एक बार जाके रिवीजन कर लिया और साथ साथ एमसीक्यू कर लिया। इससे क्या है, एक ट्रिक हो जाएगी, हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि सर क्वेश्चन सर नए तो क्वेश्चन बनते ही नहीं, पहली बात है नए क्वेश्चन कौन बनता है। और ये जो एफएमजी का जो एग्जाम है वो एक तरह से आपकी बेसिक नॉलेज का एग्जाम है, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है। इसमें अगर मेरे 149 आते हैं तो वो 0 के बराबर है, अगर इसमें 150 आते हैं तो वो 300 के बराबर है, 300 में से 300 के बराबर है। तो सर इसमें मेन यही है, नंबर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पासिंग मार्क्स इंपॉर्टेंट है और बेसिक नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो बेटर यही है कि कोचिंग लेना मेरे हिसाब से बेटर है, एक बार कोचिंग लेनी ही चाहिए, ताकि अपने आप को ही पता चल जाए कि हमको कितना आता है और टाइम खराब नहीं होगा। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीट नहीं होगा कि अगर रह गया, रिपीट नहीं होगा बंदे को और थोड़ा सा समय बच जाएगा। राइट राइट राइट, तो मैं वही यही ये। एडवाइस दूंगा कि टाइम वेस्ट ना करो, अभी समझ जाना चाहिए। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम वेस्ट कर देते हैं कि चलो इस बार ट्राई कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, अगली यस बार ट्राई कर लेंगे। सो इन चीजों में इतना टाइम तो है नहीं किसी के पास, एवरीबडी हैज टू लाइक हैज द सेम लाइफ, सो इट्स बेटर दैट यस जल्दी से अपना डिसीजन लेके वी एक्चुअली कम टू अ कंक्लूजन वेरी सून। very very thankful. So now thank you so much, Dr. Manjeet. We are very grateful that you took out time and were ready to answer our questions that you our students had. So we would once again like to wholeheartedly congratulate you and the whole थैंक family as यू। well, and we would like to wish you good luck and success in each and every pursuit that you undertake in life. Thank you so much. We'll meet you थैंक soon, यस and yeah, thank you. Thank you, Dr. Manjeet. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Okay, God bless you. Thank you.